जी अस्सलाम वालेकुम. Okay guys, I think 10 students has already joined and we should start our lecture today. आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। चले ठीक है. ओके, आज हम जो स्टार्ट करते हैं ये मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को एक होमवर्क दिया था और उसको ही जो है क्या कहते हैं थोड़ा सा मैंने बताया था कि सही है, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि क्या है. मेरा खाली एक स्टूडेंट था जिसने सही किया था. एक या शायद दो लोग थे. लेकिन बाकी लोगों ने जो है क्या कहते हैं वो सही नहीं किया था. तो ओके चले ठीक है, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं आज से. सॉरी. सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन ज़रा बता दूं आपको. क्वेश्चन था क्या ये मैं कॉपी कर रहा हूँ उसको. ये एक्चुअली हमारा क्वेश्चन था. एक मिनट. राइट जी. आप लोगों को याद आ गया होगा, ये हमारा क्वेश्चन था. और ये हमने कहा था कि आप अ, दोनों वाले दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम थी. और मैंने कहा था कि अगर ये परफेक्ट कंपटीशन है तो इक्विलिब्रियम इसका क्या होगा. क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो पार्ट सी था कि इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी, उसमें सबको जो है क्या कहते हैं वो मसला था. अच्छा, अब आप इसमें ये देखें कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता क्या है. इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये होता है कि मार्जिनल कॉस्ट, या हम ये कह दें कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड. ठीक है, यही होता है. परफेक्ट कंपटीशन में जो मार्जिनल कॉस्ट होता है यही एक्चुअली क्या होता है, यही आपकी यही सप्लाई होती है. यानी कि यहाँ पर क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू जो आपका क्यू डी जो लिखा हुआ आ रहा था, क्यू डी यही था इसके ऊपर. मार्जिनल कॉस्ट क्या है और क्यू, दोनों में जो क्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह क्वांटिटी को कर रहा है. इट मींस कि क्यू. अब हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा जरा. सबसे पहले क्यू डी को, कि क्यू डी क्या है और क्या एम सी इज इक्वल टू क्यू है, ये तो बिल्कुल हर किसी को मालूम है. इट मींस कि इसमें राइट हैंड साइड पे अगर एम सी इज इक्वल टू क्यू है तो राइट हैंड साइड के ऊपर भी जो वेरिएबल होना चाहिए वो क्यू होना चाहिए. हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल क्यू डी इज इक्वल टू क्यू है, स्मॉल क्यू, क्योंकि ये बोथ आर रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटी. एंड दिस इज 120 माइनस पी. ये आपकी इक्वेशन थी. मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि पी इज इक्वल टू 120 माइनस क्यू. राइट. ये दोनों चीजें जो है बिल्कुल सेम है. ये P यहाँ चला गया, Q यहाँ पर आ गया है, हमने इसको रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास क्वेश्चन ये हमारे पास जो है वो आ गई. अच्छा, अब हमारे पास दूसरी तरफ जो MC है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू सप्लाई विच इज इक्वल टू Q. राइट. परफेक्ट कंपटीशन है, मार्जिनल कॉस्ट ही प्राइस भी होती है, ये भी आप लोगों को पता होगा इसके ऊपर. तो इट मीन्स कि हम इसको कह सकते हैं इधर कि P इज इक्वल टू क्यू. दिस इज सप्लाई इक्वेशन एंड दिस इज डिमांड इक्वेशन. अब ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में एक दूसरे को कट करते हैं जो, तो इट मीन्स कि दोनों आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं.
मीन, मैं थोड़ा सा यहाँ छोड़ दूं आप लोग, आप सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इसको, इसलिए कि मैंने सारे ही सवाल कर दिया तो फिर वो ये किस तरह से हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो है, अब मैं आ जाता हूँ किसके ऊपर, जो आपको बताया था कि अगर मोनोपोली वाली सिचुएशन है तो क्या है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है उसके अंदर, वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यही होता है, राइट। मार्जिनल कॉस्ट तो दिया हुआ है जो कि यहाँ पर मौजूद है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट इज गिवन विच इज इक्वल टू क्यू, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा हमारे पास, सबसे पहले हमें टोटल कॉस्ट, सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू कैसे होगा, मार्जिनल रेवेन्यू P into Q. इज इक्वल टू, नहीं वो तो टोटल रेवेन्यू पी इंटू क्यू, राइट, इज द Change in total cost upon डिफरेंशिएशन ऑफ क्या चीज, total revenue. जी जी, डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू होगा ना। अब आप ये बताएं कि इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिमांड दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ये यही चीज है। सबसे पहले हम इसको पी के लिए सॉल्व कर लेते हैं, जो देखे मैंने यहाँ पे लिखा है पी इज इक्वल टू 120 माइनस क्यू, राइट। P is equal to 120 minus Q, right? It means के टी आर जो मैंने वहाँ, सॉरी पहले से लिखा हुआ है, ये इस तरह से देखें P इंटू क्यू, तो मैं इस T को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा सारे उससे, कि ये P इंटू क्यू इज इक्वल टू 120 माइनस Q मल्टीप्लाइड बाई Q, राइट। यहाँ पर भी Q से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से भी Q से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 120 Q माइनस Q स्क्वायर, इसके ऊपर आता नहीं है असल में, आप इसको स्क्वायर इस तरह से समझे कि स्क्वायर लिखा हुआ है। अब मार्जिनल रेवेन्यू किस तरह से निकलेगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन वगैरह अगर किसी को आती है तो मैं बता देता हूँ उसके ऊपर कि जनाब ये मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसको मार्जिनल रेवेन्यू कह देंगे टोटल को, ये बाकी बचेगा 20 minus 2Q. जी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 120 माइनस 2Q, ठीक है, सॉरी ये इस तरह से होगा, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब हो जाएगा ये आराम से, यहाँ से थोड़ा सा आप करें, जरा से थोड़ा सा एक लॉजिक लगाएं, मार्जिनल कॉस्ट क्यू है, ये मार्जिनल रेवेन्यू ये आ गया, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है कि किस तरह से इक्विवेलेंट टू क्यू आएगा उस पर्टिकुलर जो है पॉइंट के ऊपर जहाँ पर ये मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगा,
तो वो वाला जो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस आएगी वो एक्चुअली आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी। ठीक है, मेरा ख्याल है यहाँ से आप लोग आराम से कर लेंगे, क्योंकि असल लॉजिक यही थी। और अगर फिर भी नहीं होता है सही है तो यार, 2Q कहाँ से आया? ये क्यू स्क्वायर था ना बेटा ये। तो डिफरेंशिएशन इस तरह से होता है कि इसमें जो पावर होती है वो पहले आ जाती है और पावर में से वन माइनस हो जाता है। तो इस वजह से ये जो पावर टू थी ये पहले आ गई, और क्यू में से स्क्वायर में से टू माइनस वन कर दिया हमने, तो वो पावर वन बाकी बची, तो वो टू क्यू हो गया। ठीक है, या इसका दूसरा भी ठीक एक है। तरीका बता दूंगा मैं, कि देखिए मार्जिन रेवेन्यू के ऊपर हमेशा हमने कहा था कि ये जो है एवरेज रेवेन्यू का या टोटल रेवेन्यू का जो कर्व होता है इसका ट्वाइस होता है हमेशा, जो उसका जो उसका स्लोप होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा होता 0.5 क्यू स्क्वायर, तो 0.5 का डबल क्या हो जाता, टू हो जाता। अगर यहाँ पर लिखा होता 3 क्यू स्क्वायर, तो थ्री का डबल क्या हो जाता, सिक्स हो जाता। तो आप समझ लें कि ये जो टोटल रेवेन्यू के के साथ ही जो क्यू दिया हुआ है इसका जो कोफिशिएंट है, अगर आप इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे हमेशा, तो वही जो है क्या कहते हैं उसका मार्जिन रेवेन्यू का जो है वो कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह से इसको करने की कोशिश कीजिए। मेरा ख्याल है कि अब आसान है, अब आप लोग को ये कर लेना चाहिए। और वैसे ये है कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सारा का सारा मैथमेटिक्स टाइप पे मैं इस तरह से करूँगा, क्योंकि देखिए इस तरह से इतना मेरा ख्याल है कि मैं ज़्यादा बेहतर नहीं समझा सकूँगा। अगर वो बोर्ड मेरे सामने होता तो फिर उस तरह से, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ ऐसी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं बोर्ड वगैरह के सामने आपको जो है ना सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग आसानी से समझ जाएंगे इसको, फिर उसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अभी आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा, ये मैं सेव कर रहा हूँ, साथ साथ जो इसकी वीडियो है वो हम इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा उसको। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। ये है जनाब चैप्टर 16, और चैप्टर 16 जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो कि है, इसको हम इसको शुरू करेंगे। ये जो हर चैप्टर के शुरू में एक बताया जाता है, इन दिस चैप्टर आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्या व्हाट मार्केट स्ट्रक्चर लाई बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें सबसे पहले तो यही बताना है आप लोगों को कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं पर भी जो है परफेक्ट मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि इनके दरमियान की चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, जिसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह रहे होते हैं। किसी चीज़ को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों कहते हैं ये अभी बीच में आएगा इसकी डेफिनेशन में, तो भी आपको बताया जाएगा, या मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सारे के सारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, तो अगर कंपटीशन के हवाले से देखा जाएगा तो जाहिर बात है बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये एक, और सारे के सारे आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट तो कम से कम ज़रूरी है वो है। तो ये यहाँ पर तो एक तरह की कंपटीशन वाली जो है वो सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ मोनोपोली किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर किसी का सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग सिर्फ सैमसंग ही बनाएगा, कोई दूसरा जो है उसको नहीं बना रहा होगा। इसी वजह से हम उसको कहें कि वहाँ पर मोनोपोली है। तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होती है, कि प्रोडक्ट होमोजेनस नहीं होती, बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, बल्कि क्या होता है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी के जो है वो मुकाबले में। तो इस वजह से हम उसको, ये मोनोपोली भी हो गई और साथ साथ कंपटीशन भी हो गया, तो हम इस वजह से इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कह रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है हमारा जो एनालिसिस होगा वो यही होगा कि जो हम पहले देखते हुए चले आए थे कि मेन जो हमारा एम्फेसिस इसके ऊपर होता है कि इसमें आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किस तरह से डिटरमिन होगी। तो यही हम इसके अंदर बताएंगे कि जनाब किस तरह से होगी। थर्ड इसका पॉइंट, व्हाट वेज डज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इफेक्ट सोसाइटीज वेलफेयर, कि सोसाइटी के वेलफेयर को किस तरह से ये इफेक्ट कर रहा होता है। व्हाट आर द सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द एडवर्टाइजिंग। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है, इसके बगैर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो है ये पूरा आपका एनालिसिस नहीं हो सकता। और क्योंकि एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है वो अपनी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को बता रहे होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है किस तरह से दूसरे के प्रोडक्ट से वो
बेहतर है, लेकिन साथ साथ एडवर्टाइजिंग के अंदर उनकी कंपनी के कॉस्ट भी शामिल होती है। तो वो किस तरह से कंज्यूमर को इफेक्ट करते हैं और किस तरह से ये सप्लाई और उसके प्राइस को ये इफेक्ट हो सकती है, ये इसके बारे में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन सबसे पहले बिटवीन मोनोपोली एंड कंपटीशन। जैसे बता दिया कि टू एक्सट्रीम, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या है, दो बेसिक कैरेक्टर्स, मैनी फर्म्स के साथ साथ मैनी बायर्स भी। बायर्स बहुत ज़्यादा हैं और इसके साथ साथ फर्म्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि वो किसी भी तरह से मार्केट के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती है। और इनकी जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है, होमोजेनस प्रोडक्ट है, बिल्कुल एक जैसी प्रोडक्ट है। तो इस वजह से हम कहेंगे जनाब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बहुत ज़्यादा फर्म्स भी होती हैं और साथ साथ जो उनकी प्रोडक्ट्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, फर्म सिर्फ एक ही है लेकिन बहरहाल बायर जो है वो बहुत सारे हैं। और आइडेंटिकल प्रोडक्ट जब फर्म ही एक ही है तो जाहिर बात है वहाँ आइडेंटिकल प्रोडक्ट का या होमोजेनस प्रोडक्ट का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब इसके दरमियान जाहिर बात है कि ये चीज़ क्या कहलाएगी, इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है कहलाएगा। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में दो तरह की चीज़ें होती हैं, दो तरह के मार्केट्स को हम कर रहे होते हैं। एक तो है ओलिगोपोली और दूसरी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओलिगोपोली का मतलब है कि फ्यू सेलर्स, फ्यू मींस एक सर ये थंब, इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? मतलब ये कि दोनों के मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन की एक तरह से दरमियान की चीज़ हो गई है। ठीक है, कि दुनिया में मतलब ये इस तरह से है कि जो सेलर हैं वो इनफाइनाइट नहीं होते या बहुत सारे नहीं होते। या तो ये इसके अंदर कि जनाब एक सिचुएशन होगी उसको ओलिगोपोली कहेंगे। फ्यू सेलर का मतलब है, रूल ऑफ थंब ये है कि वो सिंगल डिजिट में होंगे, 2 से लेकर 9 के दरमियान तक होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, ओलिगोपोली कहेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फर्म्स तो ज़्यादा होती हैं लेकिन वो बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट जो है वो सेल नहीं कर रही होती हैं, बल्कि वो थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंशिएशन होता है। इसके अलावा एक तीसरी भी होती है जिसको हम ड्यूओपली मार्केट कहते हैं, लेकिन वो हम जो है यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ड्यूओपली का मतलब ये है कि सिर्फ 2 सेलर हैं और जो बायर्स हैं वो बहुत सारे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो सकती है, सबसे पहले तो यही कि मैनी सेलर्स और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में। प्रोडक्ट थोड़ी सी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मैंने बताया आपको मोबाइल फ़ोन्स का कि मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ मुख्तलिफ जो है वो और भी चीज़ें उसमें जो है वो की जाती हैं, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है उसके अंदर होती है। फ्री मार्केट एंड एग्जिट, ये दोनों जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है या जो दो ये अजम्पशन है, ये दोनों मार्केट्स के लिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए भी और साथ साथ परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी यही है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई भी फ्री एंट्री या एग्जिट कर सकता है। एग्जाम्पल्स क्या है इसके ऊपर जो बता दिया कि जनाब के जो अपार्टमेंट्स बनाने वाले बिल्डर्स हैं, बुक्स हैं, बॉटल वाटर बेचने वाले, क्लोथिंग है, फास्ट फूड वगैरह है, ये सारे के सारे इनके पास देखें तकरीबन जो है एक जैसी ही होती हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन फर्म जो होती है वो एक ही होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर जो मैकडोनल्ड है वो मैकडोनल्ड का नाम हर कोई यूज़ नहीं कर सकता है, बल्कि वही करेगा और कोई और नहीं करेगा। तो इसी तरह से क्लोथिंग के बारे में है कि जनाब के जो एक ब्रांड है कि अगर किसी ने बुनंजा के नाम से अगर बना रहा है कोई, तो बुनंजा सिर्फ बुनंजा ही कही होगी, कोई दूसरी नहीं होगी। वो थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन रखेंगे। लोगों ने ब्रांड अपने बनाए हुए हैं तो जो कि बड़े कॉमन है, ये तकरीबन हर कोई जो है ये इससे वाकिफ होगा। अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं थोड़ा सा with the number of comparison between perfect competition and monopolistic competition। कि नंबर ऑफ सेलर जो है ना वो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी। फ्री एंट्री एग्जिट बिल्कुल दोनों में इजाज़त होती है, परफेक्ट कंपटीशन में भी इसकी अलाउ है, कोई भी इंटर हो सकता है और कोई भी यहाँ से मार्केट से निकल सकता है।
लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में भी जीरो होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी जीरो होता है। ये दोनों चीजें हम आपको बता चुके हैं कि जीरो प्रॉफिट से क्या मतलब है। ठीक है, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट मैंने बताई थी सारी आपको, उनको देखते हुए जो है क्या कहते हैं हम उसका प्रॉफिट को हम ये कहते हैं कि ये जीरो प्रॉफिट है। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स जो एक फर्म जो डिफरेंट फर्म जो सेल कर रही हैं परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, आप उसमें कह ही नहीं सकते कि जनाब कोई फ़र्क है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर कोई मुख्तलिफ आप सब्ज़ी वालों की दुकानों पे चले जाएं तो हर जगह सब्ज़ी जो होती है इसका कोई डिफ्रेंशिएशन जो है वो नहीं होती, डिफ्रेंशिएट हो रहा, बल्कि सबकी बिल्कुल एक जैसी होती है। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल ही, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कई कंपनीज हैं जो कि शुगर को सेल कर रही होती है तो बहुत सारी फर्म्स हैं इसके अंदर, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं तो क्योंकि सबकी ही आइडेंटिकल होती है तो इस वजह से आप किसी कंपनी के नाम से नहीं ले रहे होते, बस शुगर इज शुगर किसी भी कंपनी की। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती है। अच्छा जी, फर्म के पास मार्केट पावर होती है या नहीं? परफेक्ट कंपटीशन में तो बिल्कुल भी नहीं होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बिल्कुल मार्केट पावर होती है। किस तरह से होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर 10 फर्म्स जो है वो ऑपरेट कर रही हैं जो बनाती हैं, उसमें से जो एक बहुत बड़ी फर्म होती है वो मार्केट लीडर होती है और वो जो है क्या कहते हैं उसको जो है वो इफेक्ट मार्केट को कर रही होती है। और बहुत सी ऐसा भी होता है कि वो छोटी फर्म ग्रो करते करते इस तरह से करती है कि वो भी मार्केट को इफेक्ट कर सकती है, तो इस वजह से वो प्राइस टेकर नहीं होती बल्कि प्राइस मेकर होती है। डिमांड का फेसिंग द फर्म, परफेक्ट कंपटीशन में एक कंपनी का या एक फर्म का डिमांड का बिल्कुल हॉरिजेंटल होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जिस तरह से मोनोपोली के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इस तरह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी फर्म का भी जो होता है डिमांड का वो भी नेगेटिवली स्लोप होता है। ठीक है, तो ये चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि याद रखने की जरूरत है। अब इसका थोड़ा सा यही कैरेक्टरिस्टिक हम जो है मोनोपोली के साथ देखते हैं कि जनाब किस तरह से ये इसका कंपैरिजन करके देखते हैं। नंबर ऑफ सेलर मोनोपोली में 1, मोनोपोलिस्टिक में मैनी। इसमें फ्री एंट्री एग्जिट होती है, मोनोपोली में तो नहीं हो सकती, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बिल्कुल जो है ये फ्री एंट्री एग्जिट इसकी इजाजत होती है। लॉन्ग रन इकोनॉमिक प्रॉफिट, मोनोपोली के अंदर जीरो नहीं होता बल्कि मोनोपोली के अंदर हमेशा एक पॉजिटिव प्राइस होता है, जीरो से ज्यादा होता है, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो जीरो होता है। अच्छा, इसमें यह है कि जनाब फर्म्स हैव मार्केट पावर्स, मोनोपोली में यहाँ बिल्कुल है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इससे पहले भी हमने बताया था कि हाँ बिल्कुल उसके अंदर है, कोई एक फर्म या कोई दो फर्म ऐसी होती है जो कि पूरे मार्केट को लीड कर रही होती है। डिमांड कर्व दोनों का जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन मोनोपोली में क्योंकि पूरी इंडस्ट्री में फर्म ही एक होती है इस वजह से हम उसको मार्केट डिमांड कर्व भी कह रहे होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और पूरा मार्केट डिमांड कर्व या इंडस्ट्री का जो डिमांड कर्व होगा वो भी नेगेटिवली स्लोप होगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट, मोनोपोली में तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं होता, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो हम नहीं कहेंगे उसको, लेकिन यह है कि क्लोज सब्स्टिट्यूट मौजूद होते हैं। अब यह है कि जनाब के हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपनी जो है कम्पिटिटिव फर्म प्रॉफिट शॉर्ट रन में किस तरह से अर्न करती है। बिल्कुल शॉर्ट रन के अंदर प्रॉफिट पॉजिटिव प्राइस अर्न कर रही होगी, ये उसका डिमांड कर्व है जो डाउनलोड स्लोपिंग फेस कर रही होती है। जब डिमांड कर्व डाउनलोड होता है तो फिर उसका जो मार्जिन रेवेन्यू होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और उससे ट्वाइस जो है वो होता है, जो मैंने इससे पहले भी आपको भी बताया था। और ये जो है एट ऑल लेवल ऑफ क्वांटिटी demanded margin revenue will be less than the price prevailing in the market। प्राइस ज्यादा होगी, मार्जिन रेवेन्यू जो है वो कम होगा। ठीक है, ये हमारा फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल कर्व है कि जिसके अंदर हमने एक ये एवरेज टोटल कॉस्ट दिखाया हुआ आपको और ये मार्जिनल कॉस्ट है। ये मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री का या मोनोपोलिस्टिक फर्म का जो है ये मार्जिनल कॉस्ट एक जैसा ही होता है और ये इसका कॉस्ट है। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को यहाँ से कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है।
टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फर्म, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो इसी पॉइंट के ऊपर जो है करस्पॉन्डिंगली जो डिमांड कर्व के ऊपर जो प्राइस होगी वही मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही होगी। इसके अंदर देखिए आपका ये एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये आपकी डिमांड है, तो जाहिर बात है रेवेन्यू क्या हो गया, पी इंटू क्यू, ये पूरा, और टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है। तो ये वाला एरिया है, ये जो बॉक्स है जो बगैर किसी कलर के है, तो अगर मैं इस पूरे में से इस बॉक्स को माइनस कर दूंगा तो जाहिर बात है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करूंगा तो ये आपका एरिया बचेगा, और ये इसका पॉजिटिव प्राइस है। अगर कंडीशन इस तरह की है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव प्राइस इसके अंदर, सॉरी पॉजिटिव प्रॉफिट मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मोनोपोली में होता है। और मोनोपोली में एनालिसिस आपने देखा होगा कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। अब आ जाते हैं जनाब के मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव फर्म जो है वो लॉस के साथ शॉर्ट रन में किस तरह से ऑपरेट करेगी। तो बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है इसके ऊपर डायरेक्ट ही कि देखें ये प्राइस है, ये क्वांटिटी यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट को कट कर रहा है, तो इसी करस्पॉन्डिंग के ऊपर जो है ये प्राइस होगी मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट में जो ये प्राइस चल रही है कॉस्ट से कहीं ऊपर है, या कॉस्ट ऊपर इस तरह से, तो वो कॉस्ट जो है यहाँ पर है, तो इसकी वजह से ये इसको लॉस हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि मिनिमाइज करे लॉस को, अपने लॉस को कितना कम कर सकती है, उसका ये उसका ऑब्जेक्टिव होगा। और आपको इससे पहले बताया था कि अगर ये शॉर्ट रन के अंदर जो है एक फिक्स कॉस्ट भी होती है और एक वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, तो ये एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को अगर जो है वो कवर कर रहा होगा तो फिर ये कंपनी जो है ना अपने काम को जारी रखेगी, अदरवाइज ये कंपनी अपने काम को अगर वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे है तो उसको बंद कर देगी, वो शट डाउन पॉइंट कहलाएगा। अच्छा जी, शॉर्ट रन के अंदर जैसे इसमें बताया कि आपने जो पूरे एनालिसिस के अंदर देखा कि वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है मोनोपोलिस्टिक कंपनी जैसे मोनोपोली में बिहेव कर रही होती है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर जो है क्योंकि वहां पर एंट्री एग्जिट दोनों की इजाजत है, तो इसकी वजह से वो परफेक्ट कंपटीशन की सूरत हाल में ही कर रही होगी। शॉर्ट रन के अंदर अगर कंपनीज को अगर वहां पर हम देखते हैं कि नहीं जनाब लॉस हो रहा है, तो लॉन्ग रन के अंदर वो निकल जाएंगे, इसलिए कि फ्री एग्जिट है, वहां पर एग्जिट की बिल्कुल इजाजत है। इसी तरह से अगर पॉजिटिव प्राइस है तो उसमें बहुत सारी फर्म्स और भी अंदर आएंगी उसके, क्योंकि एंट्री की इजाजत है। और इस एंट्री की इजाजत की वजह से क्या होगा कि वो प्रॉफिट जो है जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी, और जब प्राइस नीचे आना शुरू होगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि प्रॉफिट मार्जिन जो है दोबारा जीरो हो जाएगा। तो लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट जीरो होगा, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर जो है पॉजिटिव प्राइस कंपेटिटिव मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, इफ प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन न्यू फर्म्स इंटर टेकिंग सम डिमांड अवे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्म एंड प्राइस एंड प्रॉफिट दोनों जाहिर पता कम हो जाएंगे। अगर लॉस हो रहा है तो शॉर्ट रन के अंदर, तो लॉन्ग रन के अंदर क्या हो रहा होगा, बहुत सारी फर्म जो है वहां से निकल जाएंगी, और निकल जाने की वजह से सप्लाई शॉर्ट होगी तो लाजमी तौर पर प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी, तो प्रॉफिट भी उनका बढ़ जाएगा। ये जैसे लॉन्ग रन का मैंने बताया, लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि लॉन्ग रन के अंदर प्राइस और एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो बराबर ही होगा। इस कंडीशन में क्या है कि सबसे पहले कि मार्जिनल एंट्री एग्जिट तो जाहिर बात है इजाजत है, ठीक है ना। अब होगा ये कि ये फर्म जो है सबसे पहले तो हम यहाँ पर आ गए कि जनाब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, तो ये प्राइस रहेगी, और ये जो है क्या कहते हैं इसका जीरो है क्योंकि इतनी ही कॉस्ट भी है उसकी, तो ये प्रॉफिट क्या हो गया लॉन्ग रन के अंदर जीरो हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर इतनी प्राइस ले रहे हैं हम इस पे, ठीक है। तो मार्जिनल का क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन होता है क्या है, प्रॉफिट मार्जिन यही होता है ना कि जो आपकी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर आप कितना मार्कअप जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तरह का मार्कअप जो है वो कहला रहा होगा। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर क्योंकि फिक्स कॉस्ट की कोई अहमियत नहीं होती बल्कि वेरिएबल कॉस्ट की अहमियत होती है, तो जितना आप इनपुट इजाफा करते जाते हैं तो पर आउटपुट के अंदर कितना इजाफा हो रहा है, लेकिन प्राइस उसके ऊपर है, मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर है,
तो इस वजह से ये मार्कअप जो है वो कहला रहा होगा। आप याद करें कि जो हमने परफेक्ट कंपटीशन में किया था उसमें मार्कअप भी जीरो था, इसलिए कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल बराबर, इसलिए कि उसके अंदर ये डिमांड नेगेटिवली स्लोप नहीं होता था बल्कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती थी। तो इस वजह से प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस दोनों बराबर होती थी। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कम है लेकिन प्राइस ज्यादा है, तो यही चीज वो मार्कअप कहला रही होगी। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे कट तो कर रहा है ये एवरेज टोटल कॉस्ट को, लेकिन देखिए लोएस्ट पॉइंट पे नहीं कट कर रहा जैसे परफेक्ट कंपटीशन में करता था। होता है ना इसके ऊपर के, जैसे हम परफेक्ट कंपटीशन में कहते हैं कि जो बिल्कुल जो लोएस्ट पॉइंट होगा एवरेज टोटल कॉस्ट का, जहां पर कॉस्ट सबसे कम होगी, ये वहां पर ऑपरेट कर रहा होगा कोई कंपनी। लेकिन वो ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत मोनोपोली मौजूद है, तो इस वजह से वो कॉस्ट से ऐसी प्राइस के ऊपर बेच रहा है जहां पर कॉस्ट से ज्यादा जो है इसके उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। इसका मतलब है कैपेसिटी इसकी इतनी है लेकिन वो काम जो कर रहा है वो बिलो कैपेसिटी कर रहा है। कैपेसिटी ये है कि मिनिमम कॉस्ट पे वो आ सकता है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन जो है उसको अलाउ नहीं करती है कि वो फुल कैपेसिटी पे काम करे, तो इस वजह से यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी जो है वो हर फर्म के पास होती है। इसी वजह से हम कहते हैं जनाब कि ये लेस एफिशिएंट है, इसमें एफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए जो पहले जो कंडीशन थी जो मैं कह रहा था कि बिल्कुल मिनिमम लेवल के ऊपर काम कर रहा होगा, तो मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ अभी इसलिए कि 1 मिनट से कम रह गया है टाइम खत्म होने में। तो मैं दोबारा इसको फिर वो जैसे ही खत्म होता है मैं इसको दोबारा करता हूँ।